संपत्ति। एक ही आदमी है और उस एक ही आदमी के अगेंस्ट में दो अलग अलग तरह की कोर्ट के द्वारा उनके द्वारा पारित की गई डिग्रियों को एग्जीक्यूट करवाना है। मान लो पाली का रहने वाला आदमी है, जोधपुर की कोर्ट से भी उसके खिलाफ डिग्री को एग्जीक्यूट करवाना है और पाली की कोर्ट में भी एक ऐसा आदेश पारित कर दिया जिसने उसके खिलाफ डिग्री एग्जीक्यूट कराना है। पैसा दे ही नहीं रहा है वो सामने वाले आदमी को, प्रॉपर्टी पड़ी है और ऐसी प्रॉपर्टी क्या कर ली, अटैच कर ली, कुर्क कर ली। किस किसने? पाली की कोर्ट ने भी कर ली और जोधपुर की कोर्ट ने भी कर ली। कोर्ट कितनी? दो। डिग्रियां कितनी? दो। प्रॉपर्टी कितनी? केवल एक। कोर्ट भी तो दो। तब ऐसी स्थिति में एग्जीक्यूशन कैसे किया जाएगा? कौन सी कोर्ट का अटैचमेंट समझा जाएगा, है ना? पढ़ो जरा प्रमिला। कई न्यायालयों की डिग्रियों के निष्पादन में पूर्व की गई संपत्ति। साधारण पता चल रहा है कि एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो दो या दो से ज्यादा न्यायालय के द्वारा डिग्री के एग्जीक्यूशन में कुर्क कर ली गई है। जहाँ वह संपत्ति जो किसी न्यायालय की अभिरक्षा में नहीं है, एक से अधिक न्यायालयों की डिग्रियों के निष्पादन में पूर्व की गई है, वहाँ वह न्यायालय जो ऐसी संपत्ति को प्राप्त या आप्त करेगा और उसके संबंध में किसी दावे का या उसकी कुर्की के संबंध में किसी आक्षेप का अवधारण करेगा, वह न्यायालय होगा जो सबसे ऊंची श्रेणी का है, या जहाँ ऐसे न्यायालय के बीच में श्रेणी का कोई अंतर नहीं है, वह न्यायालय होगा जिसकी डिग्री के अधीन संपत्ति सबसे पहले कुर्क की गई थी। क्या है कि दो कोर्ट ने कुर्क किया, तो कौन सी प्रॉपर्टी किसके अधीन मानी जाएगी? पहले जो सुपीरियर है, जो कोर्ट सुपीरियर है। मान लो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने किया तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फर्दरेंस में रहेगी। और यदि हाई कोर्ट का आदेश आ जाएंगे, हाई कोर्ट का सीधा ओरिजिनल जुरिडिक्शन सीआरपीसी में मना कर रखा है कि हाई कोर्ट को ओरिजिनल जुरिडिक्शन सीआरपीसी में नहीं, इसमें सीपीसी में सुनने का नहीं होगा ओरिजिनल जुरिडिक्शन। तो वो कोई भी कोर्ट जिसका हायरार्की में रैंक थोड़ा सा ऊपर रहता है तो उसके अंडर में रहेगी वो प्रॉपर्टी। और मान लेते हैं दोनों कोर्टें सेम रैंक की है, तो ऐसी स्थिति में वो प्रॉपर्टी जिसने पहले जिस कोर्ट के आदेश के द्वारा पहले वो अटैच की गई है उसके अधीन वो समझी जाए। सर अटैचमेंट तो सर उसकी परमिशन से देते हैं, जैसे पाली की प्रॉपर्टी है, ठीक है, जोधपुर वाला तो पहले पाली से परमिशन लेंगे ना सर। तो चलो अपन वो थोड़ा सा नहीं, थोड़ा सा उसको ऐसे नहीं करके अपन तो मान लेते हैं पाली में ही दो अलग अलग तरह की कोर्ट थी, ठीक है, तो एक ही प्रॉपर्टी को अटैच कर लिया। तो इस हिसाब से तो क्या हो जाएगा, पहले या तो जो हायर रैंक का है, और यदि हायर रैंक नहीं है, दोनों इक्वल रैंक है, तो जिसने पहले अटैच किया। सेक्शन 64 पे आ जाओ। कुर्की के पश्चात संपत्ति के प्राइवेट अन्य संक्रामण शून्य होना। क्या मतलब होता है कि मान लो मेरी कोई प्रॉपर्टी है, डिग्री के एग्जीक्यूशन में कोर्ट के द्वारा अटैच कर ली गई है और उसके बाद में मैंने वो प्रॉपर्टी किसी आदमी को बेच दी, तो क्या मैं उसको बेच सकता हूँ? तो क्या कह रहे हैं, कुर्की के पश्चात संपत्ति के कोई भी प्राइवेट ट्रांजैक्शंस होंगे वो सारे के सारे ट्रांजैक्शंस क्या रहेंगे, वॉइड होंगे। उसको ना तो बेचा जा सकता है, ना किसी दूसरे आदमी को आगे ट्रांसफर किया जा सकता है। निर्णय तृतीय को संदाय कुर्की का दिन प्रवर्तन सभी दावों के मुकाबले में शून्य होगा। कुर्की के पहले ऐसे अंतर में परिणाम की संविदा के अनुसार में किया गया तो रजिस्ट्री कर क्या कहा 64 ने कि सब अटैच कर लिए जाने के बाद यदि आप उसको ट्रांसफर करते हो, सेल कर देते हो या कुछ भी कर देते हो, तो ऐसा नहीं किया जा सकता, वो वॉइड ही होगा। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में एक सेक्शन है, सेक्शन नंबर 52, जिसको अपन कहते हैं लिस पेंडेंस। लिस पेंडेंस का मतलब है लंबित वाद का सिद्धांत। मतलब एक प्रॉपर्टी के संबंध में दावा अभी भी कोर्ट में पेंडिंग है और इस दौरान कोर्ट की परमिशन से यदि किसी आदमी ने उस प्रॉपर्टी को बेच दिया, तो बेचा जाना तब तक तो ठीक है, ट्रांसफर किया जाना तब तक ठीक है, पर एक शर्त के अधीन बेचा जाएगा। क्या कंडीशन रहेगी कि मान लो ए बता रहा था कि इसका प्रॉपर्टी का मालिक वास्तव में मैं हूं और उसी ने प्रॉपर्टी को ट्रांसफर किया और कोर्ट की डिग्री से ए दावा जीत जाता है, मुकदमा जीत जाता है, तो फिर वो ट्रांसफर क्या हो जाएगा, वैलिड। और यदि ए दावा हार जाता है तो ट्रांसफर वॉइड हो जाएगा। वही कहानी होगी लिस पेंडेंसी। और इसमें जो है वो डिग्री का एग्जीक्यूशन में अटैच करने वाली कोई भी प्रॉपर्टी उसको अपन आगे ट्रांसफर नहीं कर पा रहे। विक्रय किसी भी प्रॉपर्टी को अटैच करने के बाद में कोर्ट क्या करेगी भाई, जाहिर सी बात है विक्रय करेगी, और ऐसा विक्रय करके ही तो निर्णित ऋणी से डिक्रीदार को पैसे दिलवाएगा। क्या कह रहा है, क्रेता का हक क्या है, जहां किसी डिग्री के निष्पादन में इन
टोटल प्रॉपर्टी का विक्रय किया गया है और ऐसा विक्रय एब्सोल्यूट हो गया, वहां यह समझा जाएगा कि संपत्ति उस समय से जब उसका विक्रय किया गया है, न कि उस समय से जब विक्रय अत्यांतिक हुआ है, क्रेता में निहित हो चुकी है। क्या कहना चाह रहा है ये कहना चाह रहा है कि साहब प्रॉपर्टी ने कोर्ट ने कोई प्रॉपर्टी अटैच की, कोर्ट कर ली, कोर्ट करने के बाद में उसको नीलाम करेंगे। मैंने उसकी बोली लगा दी कि साहब 2 लाख रुपए मैं देता हूं और मैं इसको लेता हूं। किसकी प्रॉपर्टी थी? निर्णित ऋणी की। आम नीलामी में प्रॉपर्टी बेची जा रही है और मैंने उसको बेचने के लिए दावा भी कर दिया, तो मैं उस प्रॉपर्टी का क्या हो गया हूं? क्रेता। और विक्रेता कौन है इस स्थिति में? एक्चुअली कोर्ट है ना। हालांकि अपन कोर्ट को विक्रेता नहीं कहेंगे, क्योंकि कोई भी संपत्ति का जो स्वामी होता है वही उसको विक्रय करता है। कोर्ट इसमें संपत्ति का स्वामी नहीं है। मतलब ये नीलामी कौन कंडक्ट करवा रहा है? कोर्ट। प्रॉपर्टी किसकी है? निर्णित ऋणी की, है ना। तो मैं क्रेता हो गया और ऐसा विक्रय हो जाने के बाद बावजूद इसके कि मैंने पेमेंट कर दिया, पर इस विक्रय को सेटिस्फाइड करवाने के लिए निर्णित ऋणी ने अपीलेट कोर्ट में क्या कर दी? अपील कर दी। किसने? निर्णित ऋणी ने। क्या कह रहा है निर्णित ऋणी अपीलेट कोर्ट में? क्या कहेगा निर्णित ऋणी अपीलेट कोर्ट में? कि सर वो प्रॉपर्टी वास्तव में मेरी प्रॉपर्टी है, उसको ऐसी नीलामी नहीं करवाई जा सकती, या फिर नीलामी में जितने पैसे होने आने चाहिए थे उतने पैसे नहीं आए, या फिर मैं उसका अभी भी मालिकाना हक रखता हूँ, ये अभी भी डिक्री होल्डर के पक्ष में जो डिक्री पारित की गई थी वो सेटिस्फाइड किए जाने के लायक है। ठीक है, ये बात कौन कह रहा है? निर्णित ऋणी। किसको कह रहा है? अपीलेट कोर्ट में भी कह रहा है। हो सकता है सेम कोर्ट में रिव्यू की एप्लीकेशन लगाने के दौरान भी कह सकता है। तो क्या वो प्रॉपर्टी मैंने पैसे देते ही मुझको मिल जाएगी, या जब तक कि वो चैलेंज जो उसने अपील की है वो सुन नहीं ली जाती तब तक मेरे को नहीं मिलेगी? सुन नहीं ली जाती। अच्छा, सुनने में क्या होगा? हो सकता है कि वो अपीलेंट कोर्ट इस विक्रय को क्या कर दे? सेटिस्फाइड कर दे, अपास्त करते, वॉइड कर दे, तब फिर मेरे पास तो कोई हक रहा ही नहीं है। तो फिर बाद में प्रॉपर्टी किसको मिलेगी? उसको। सेक्शन नंबर 65 ये कह रहा है कि क्रेता में जो इंटरेस्ट निहित होगा ना, वो उसी वक्त ही हो जाएगा जिस वक्त उसने पैसा परिधान किया है। अब वो जो बाकी का जो ट्रांजैक्शन है वो चलता रहेगा, करता रहेगा। जो इंटरेस्ट जो ट्रांसफर हुआ है वो कब हुआ है? एट द सेम मोमेंट जब उसने पैसा दिया है। ये कहानी कह रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे ही उसने पैसा दे दिया, प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट अब उसमें उसी वक्त ट्रांसफर हो गया है। अब चाहे वो प्रॉपर्टी को मॉर्गेज करे, चाहे उस प्रॉपर्टी से संबंधित कोई अन्य व्यवहार करे, वो सारे काम कर सकता है, पर किसके अधीन काम करेगा? उस अपीलेट कोर्ट के आदेश के अधीन। ठीक है, वापस पढ़े। जहां डिक्री के निष्पादन में स्थावर संपत्ति का विक्रय किया गया है और ऐसा विक्रय आत्यांतिक हो गया है, और अच्छा आत्यांतिक भी हो गया है, यहाँ पर तो एब्सोल्यूट भी हो गया। एब्सोल्यूट हो गया का मतलब क्या है कि निर्णित ऋणी ने क्या किया था? उसको चैलेंज कर दिया था, और चैलेंज किए जाने के बाद उस निर्णित ऋणी की चैलेंज अपील को खारिज कर दिया और वो विक्रय एब्सोल्यूट भी हो गया। ठीक है, आत्यांतिक हो गया है। वहां यह समझा जाएगा कि संपत्ति उस समय से जब उसका विक्रय किया गया है, न कि उस समय से जबकि विक्रय अत्यांतिक हुआ है, क्रेता में निहित हो गई है। कब क्रेता में निहित हुई थी? जिस वक्त विक्रय हुआ था। और फिर एब्सोल्यूट कब हुआ? अपील वगैरह सब खत्म हो गई, उस वक्त एब्सोल्यूट हो गया। तो ये कह रहा है कि सब एब्सोल्यूट हो गई, तो उसमें इंटरेस्ट जो ट्रांसफर समझा जाएगा वो कब से समझा जाएगा? जिस वक्त प्रॉपर्टी बिकी थी। मतलब कि अब इतने समय के दौरान यदि कोई आदमी ने उस प्रॉपर्टी पर कब्जा रखा तो वो कब्जा कौन सा समझा जाएगा? वो क्रेता का ही समझा जाएगा। यदि कोई दूसरा आदमी रखता है तो वो इलीगल वो समझा जाएगा। और जब ये प्रॉपर्टी का जब हिस्सा अत्यांतिक होता है तो क्रेता उसमें से क्या डिमांड कर सकता है? मैसने प्रॉफिट। और मैसने प्रॉफिट क्या कहता है? किसी भी प्रॉपर्टी पर इलीगल कब्जा रखने के दौरान ब्याज सहित वो लाभ है जो सामान्य रूप से उस प्रॉपर्टी से प्राप्त किए जा सकते। बेचारे क्रेता ने खरीद तो ली, पर अभी तक उसको डिलीवरी नहीं हुई थी। इतना समय 4 साल निकल गया इसको चैलेंज किए जाने में। तो अभी इसकी प्रॉपर्टी कब से इसमें ट्रांसफर समझी जाएगी? जिस वक्त क्रेता हुआ था, विक्रय हुआ था, एब्सोल्यूट हुआ था उस वक्त। तो फिर इंटरेस्ट मिला है उसको? हाँ, वो यदि उसको दावा करेगा तो बिल्कुल मिलेगा। 6% का। हाँ, ब्याज दावे में मिलता है, बिल्कुल मिलेगा। ठीक है, अच्छा कौन से सेक्शन में लिख रखा है ये बात? 6% का ब्याज मिलेगा, इंटरेस्ट। 42
नहीं नहीं 45 के आसपास है ना। नहीं नहीं ब्याज 35 नहीं। ब्याज 35 के था वो तो खर्चे है 35 तो 33 33 तो निर्णय वो डिग्री है बीच का बोला 34 34 ठीक है चलो 67 केवल इतना से याद रखना है कि डिक्रियों का निष्पादन में भूमि के विक्रय करने के बारे में नियम कौन बनाएगा राज्य सरकार ही बनाएगी भाई अपन को पता है कि ये जो सीपीसी है राज्य सरकार समवर्ती सूची का विषय है ना केंद्र सरकार भी कर सकती है राज्य सरकार भी कर सकती है अब 68 से 72 तक के सेक्शंस मेरी तरफ से याद कर लो आप लोग जो कि रिपील हो चुके हैं ना सिविल प्रक्रिया संहिता की अधिनियम 1956 की धारा 7 के अनुसार रिपील हुए अच्छा देखो यही जो एक्ट है ना इसी से है ना शेड्यूल नंबर 3 को रिपील किया था आई थिंक 1956 वाले से तीसरी अनुसूची देखो तो बच्चों तीसरी अनुसूची को भी रिपील कौन से एक्ट से किया है सर जितने कितने भी रिपील होते हैं इसी से रिपील हुआ 1956 में। एक्चुअली 1956 से पहले क्या हुआ करता था कि कलेक्टर एग्जीक्यूट करवा रहा था डिग्रियों को उसको भी अपन ने देखा था तीसरी शेड्यूल में कि कलेक्टर के द्वारा डिग्रियों का एग्जीक्यूशन उसको हटाया इसके भी साफ देखो इसकी हेडिंग क्या है कि सार्वजनिक संपत्ति के विरुद्ध डिग्रियों का निष्पादन करने की शक्ति कलेक्टर को प्रत्येक है अब कलेक्टर को नहीं करवाया जाएगा अब कौन करेगा सिविल कोर्ट खुद से ही करेगी इस वजह से ये 5 सेक्शन को हटा दिया गया तो इसको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना था हाँ हट गया मतलब हट गया हाँ इतना जरूर याद रखना है कि कौन से अधिनियम से हटाए और 66 वो भी पढ़ना होगा 66 1980 से हटा दिया हाँ नहीं 67 को भी छोड़ दो नहीं इम्पोर्टेंट नहीं है 66 छोड़ दो अब आ गया 73 आस्तियों का वितरण डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स एसेट्स क्या होता है ASSETS हाँ क्या होता है संपत्ति एक बार ना आरजेएस के एग्जाम में आ गया था कि संपत्ति का सिनोनिम्स है इंग्लिश में लॉ में नहीं इंग्लिश में तो संपत्ति के सिनोनिम में एक शब्द लिखा होता है एसेट्स है ना एसेट्स को क्या कहते हैं प्रॉपर्टीज कहते हैं बाकी 2-4 शब्द और लिखे हुए थे जिनको हल्का फुल्का आता था वो तो कर दिया उसने सही और अपने जैसे बेचारे हिंदी भाषी फंस जाते हैं ना चलो कोई बात नहीं निष्पादन विक्रय के आगमों का डिक्रीदारों के बीच अनुपातिक रूप से वितरित किया जाना क्या कह रहा है कि मान लो कि एक आदमी है और उस एक आदमी से पैसा मांगने वाले आदमी 40 है ठीक है और 40 ही आदमियों ने उसके खिलाफ दावा कर रखा है और प्रॉपर्टी जो इसके लिए अटैच की जाने के लायक है वो केवल और केवल एक प्रॉपर्टी है तो क्या उस एक प्रॉपर्टी से केवल एक आदमी को सेटिस्फाइड कर दिया जाएगा या बाकी 40 के 40 को उसी अनुपात में बांटा जाएगा जिस अनुपात में उस डिग्री का जिस प्रॉपर्टी का अपन को पैसा मिला है मान लो इन्होंने मेरे को 2 लाख रुपए दिए इन्होंने 50,000 दिए उन्होंने 2 लाख रुपए दिए प्रॉपर्टी की कीमत मेरी 20 लाख रुपए आएगी बिकने के बाद में अब उसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया जाएगा जो आदमी जितना मांगता है उसके रेशियो में उस प्रॉपर्टी के वैल्यू को बांट दिया जाएगा और वो उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा पर ऐसा करने से पहले क्या करना पड़ेगा जो विक्रय किए जाने में जो खर्चे हुए हैं कोर्ट केस के भी जो खर्चे हुए हैं उन सबको हटाकर जो नेट वैल्यू बची है उन नेट वैल्यू को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा क्लियर सर वो 2 करोड़ की होता 20 लाख की मांगता था तो 2 करोड़ की है 20 लाख की मांग है तो फिर हम 2 करोड़ की क्यों बिचाएंगे 20 लाख की बिचाएंगे ना नहीं 20 लाख के ही नहीं उसके पास 2 करोड़ वाली बाकी वाले वापस ले लो हाँ तो 2 लाख की प्रॉपर्टी है ना 2 करोड़ की प्रॉपर्टी है ना मतलब कितने बीघा हो गए 20 बीघा हो गई मान लो है ना तो उस पर से प्रॉपर्टी फिर पूरी अटैच नहीं होगी कितनी होगी केवल 1 बीघा ही होगी समझ गए चलो जहां आस्तियां न्यायालय के द्वारा धारित है और ऐसी आस्तियों का अभिप्राप्त के पूर्व एक से अधिक व्यक्तियों ने धन का संदाय की ऐसी डिक्रियों के जो एक ही निर्णित ऋणी के विरुद्ध प्राप्त है निर्णित ऋणी कितना है एक डिक्रीदार कितने एक से ज्यादा उन्होंने निष्पादन के लिए आवेदन न्यायालय से किया और उनकी तुष्टि अभिप्राप्त नहीं की है वहां प्रापण के खर्चों को काट लेने के पश्चात वे आस्तियां ऐसे सभी व्यक्तियों के बीच में आनुपातिक रूप से वितरित की जाएगी खर्च नहीं करना 3 बातें लिख रही प्रथम है तो क्या विक्रय के व्ययों को चुकाने में मतलब जो पैसा आया है बेचने में जो खर्चे हुए वो सेकंड डिक्री के अधीन सोध्य रकम के उन्मोचन में और तीसरा
पार्श्विक विलंगमों पर यदि कोई हो तो शोध के ब्याज और मूलधन में उन्मोचन करके। चतुर्थ, लास्ट में आए अपन यहाँ पर, निर्णीत ऋणी के विरुद्ध धन के संदाय की डिक्रियों के ऐसे धारकों के बीच में आनुपातिक रूप से जिन्होंने ऐसे विक्रय का आदेश देने वाली डिक्री पारित की है, न्यायालय से संपत्ति के विक्रय के पूर्व ऐसी डिक्रियों के निष्पादन के लिए आवेदन किया, उनको तुष्ट अभिप्राप्त नहीं की है, उनको जो सेटिस्फाइड नहीं हो रखी थी उन सभी में डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएगी। लास्ट सेक्शन, सेक्शन नंबर 74, एग्जीक्यूशन का। एक सेक्शन को अपन छोड़ दें केवल, कौन सा सेक्शन था जो अपन छोड़ा है? 48 47 47 छोड़ा, 48 तो रिपीट है। हाँ, 74 का एक ही क्वेश्चन है कि यदि कोई आदमी डिक्री के एग्जीक्यूशन करने में क्या करता है, प्रतिरोध कारित करता है, रेस्ट्रिक्शन करता है, तो क्या कोर्ट उसको पकड़ के सिविल कारावास में डाल सकती है? 30 दिन डाल सकती है 30 दिन तक। ये क्वेश्चन पूछा एक बार आज जैसे। क्लियर 74 तक। अब आ जाते हैं अपन सीपीसी के कुछ क्वेश्चंस में जो पूछे गए हैं अमूमन। हाँ बंद कर दो, चलने दे, चल। यूट्यूब में तो डाल दिया। सर इतना ही क्यों पढ़ रहे हो अपन? सीपीसी के क्वेश्चन देख